हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। आज हम लेके आए हैं आपके यूपी होमगार्ड के अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इसी क्वेश्चनों से पेपर में आने की संभावना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सहयोग सुरंग का उद्घाटन किया? किस सुरंग का? सहयोग सुरंग का। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सहयोग सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग दुर्मुख सहयोग दौलत बेग ओल्डी सड़क पर स्थित है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समानांतर चलने वाली अत्यंत रणनीतिक सड़क है। इस सुरंग की लंबाई 920 मीटर है। यह 255 किलोमीटर लंबी DSDBO सड़क का हिस्सा है। किस सड़क का हिस्सा है? DSDBO का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण किन अनुच्छेदों में संशोधन करके पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 व 16। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS आरक्षण 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई का सबसे मुख्य साधन है, जिसका सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में है। प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूप का प्रयोग 1930 ईस्वी में मेरठ में किया गया था। वर्तमान में लगभग 77% सिंचाई नलकूपों से ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु चलाई जा रही ग्रीन बेल्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिक प्रदूषण को कम करना और हरियाली बढ़ाना। ग्रीन बेल्ट योजना का उद्देश्य शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास घनी हरियाली विकसित करना है, ताकि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। यह योजना वातावरण को शुद्ध रखने और धूल के कणों को सोखने में सहायक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाकू उद्योग। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट, ये सही है। कालीन उद्योग भदोही, ये भी सही है। चिकनकारी लखनऊ, ये भी सही है। चाकू उद्योग मुरादाबाद, ये नहीं है। मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है और चाकू उद्योग रामपुर में। चाकू उद्योग के लिए मुरादाबाद नहीं बल्कि रामपुर जिला प्रसिद्ध है। रामपुर के चाकू अपनी तेज धार और बनावट के लिए ऐतिहासिक रूप से विख्यात रहे। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, भदोही की कालीन और लखनऊ की चिकनकारी अपने अपने क्षेत्रों की पहचान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जूट का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहजनवा, गोरखपुर। गोरखपुर के सहजनवा में जूट की बड़ी मिल स्थित है, जहां बोरे और रस्सी जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में जूट की पैदावार होने के कारण यहां कच्चे माल की सुलभता रहती है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की गिनी चुनी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में देश की पहली AI सिटी विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। यहाँ AI स्टार्टअप्स और अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। यह पहल उत्तर प्रदेश को भविष्य की तकनीक में अग्रणी बनाने के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनार का किला
जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, मुगलों और किसके बीच संघर्ष का मुख्य केंद्र रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। चुनार का किला गंगा नदी के तट पर स्थित है, एक अभेद्य दुर्ग है। हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच इस किले के अधिकार को लेकर लंबा संघर्ष चला। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली टूटे फूटे पत्थरों वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? का सही आंसर है ऑप्शन बी, भोंटा मिट्टी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी भागों विंध्य क्षेत्र में भोंटा मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कंकरीली और पथरीली होती है, जिसमें जल धारण क्षमता कम होती है। यह मुख्य रूप से मोटे अनाज और ज्वार बाजरा उगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में किया गया था। यह सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले जैसे बागपत, मेरठ और गाजियाबाद लाभान्वित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA सीधे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका ऑप्शन बी सही है, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जो 2005 के अधिनियम के तहत स्थापित और सीधे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो नीति समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं। यह संस्था 27 दिसंबर 2006 को गठित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के संदर्भ में दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। सही। यह 4 संचालनात्मक क्षेत्रों के माध्यम से संचालित होता है, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सही। तो इसके कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। का ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। आपदा के समय जारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 51। आपदा के समय जारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं, और यदि इस आदेश के अनुपालन से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उत्तरदायी व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। सही। यह अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। सही। तो इसके कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2006।
इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि यह जनवरी 2006 में लागू हुआ। पारित हुआ 2005 में, लागू हुआ 6 में। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में समन रणनीति तैयार करना, क्षमता निर्माण करना आदि शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र हम किसी को तब लिखते हैं जब आपको किसी भी व्यक्ति से कोई आग्रह या कोई अनुरोध या निवेदन करना हो, अथवा जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं तब आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र कई तरह के हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों एवं या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्रेस विज्ञप्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए, परिपत्र। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। प्रत्येक कार्यालय में प्रायः कई सूचनाएं, आदेश प्रसारित होते रहते हैं। वे सूचनाएं एवं आदेश जो सभी अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के संबंध में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।